हम लोग बात कर रहे थे अनुच्छेद 16 पे। अब जो बात चल रही है 16(3), और 16(3) का मतलब यह हुआ कि अब जो 16(1) और 16(2) के एक्सेप्शन है या नहीं, यह भी परीक्षण का विषय रहेगा और अंतिम रूप से यह स्थापित होगा जब हम लोग पहुंचेंगे कहां, इंदिरा साहनी पर। और इंदिरा साहनी से पहले 3 भागों में बटा मामला सारा दिखाई देगा। एक भाग वो दिखाई देगा जो संविधान के प्रारंभ से लेकर और हेमन थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है शायद, या यूनियन ऑफ इंडिया होगा, जो भी है। तो एक भाग आपको वो दिखाई देगा जो संविधान के प्रारंभ से लेकर हेमन थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला या यूनियन ऑफ इंडिया, इस मुकदमे तक। दूसरा भाग आपको दिखाई देगा आफ्टर थॉमस, जो 16(1) और 16(2) के बाद लिखे हुए प्रावधानों के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति को स्पष्ट करेगा। और तीसरी स्थिति दिखाई देगी आफ्टर इंदिरा साहनी। और इंदिरा साहनी के बाद अभी तक जो होल सिनेरियो है 16(3), 16(4) और 16(5) और 16(6) के संबंध में, वो बदला नहीं है और संभवतः बदलेगा, क्योंकि जब जातीय जनगणना इस विषय को लेकर बवाल उठेगा, ठीक है, तब संभवतः या तो इंदिरा साहनी के व्यू की पुष्टि होगी और या कुछ नवीन आएगा। जहां तक हम समझ पाते हैं, हमें यही लगता है कि जहां तक एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन की बात है, वहां तक इंदिरा साहनी के व्यू की पुष्टि ही होगी, वो बदलेगा नहीं। एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन मैंने कहा है, हमने ये नहीं कहा है कि इंदिरा साहनी के संपूर्ण व्यू की पुष्टि होगी, ये नहीं कहा है। लेकिन जो भी है, तो क्रमानुसार हम लोग देखते चलेंगे सारी बात को। बिल्कुल शुरुआत, फिर मध्य का जो काल है वो, और फिर मॉडर्न एरा। इस ढंग से सारी बात बटी रहेगी। और एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि अब जब अनुच्छेद 16 हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, 3, 4 और 5 और 6, तो वहां कहेगा पिछड़े नागरिकों का वर्ग, और पीछे अनुच्छेद 15 में उसने कहा सोशली एंड एजुकेशनली क्लास, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, एससी एंड एसटी, ये शब्द प्रयोग हुआ। और जब यहां हम लोग देखेंगे तो यहां अगर 16(6) की बात छोड़ दें, वहां क्या, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के नागरिक, ये शब्द है। और 16(4) में जो शब्द है वो है राज्य के जो पिछड़े हुए नागरिक, ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, एससी एंड एसटी, इस शब्द का प्रयोग नहीं है। तो क्या 16(4) यहां जो पिछड़े हुए नागरिक कहे गए, क्या ये उनसे अलग है जो 15(4) में बताए गए? तो अब तक जो नंबर ऑफ डिसीजंस आए हैं उनमें एक बात तय कर दी गई कि नहीं, यहां उसी वर्ग से ताल्लुक है जो 15(4) में स्पेसिफिकली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और एससी एंड एसटी के रूप में वर्णित है, उनमें कोई फर्क नहीं। और वहां हम लोगों ने देखा था कि एक समस्या यह आई थी कि जहां तक एससी एसटी का सवाल है,
तो उनका आइडेंटिफिकेशन करना कतई कठिन नहीं था, क्योंकि प्रत्येक राज्य में एससी एंड एसटी कम्युनिटी में शामिल किए जाने योग्य जो नागरिक थे, वे किसी जाति के सदस्य हो या जाति के सदस्य न हो, जो भी स्थिति थी, उनका आइडेंटिफिकेशन स्वयं भारत के राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कर रहे थे और नेशन वाइज एक लिस्ट तैयार कर रहे थे। और राज्यों से यह अपेक्षा थी कि जब भी आप अपने स्टेट में एससी एंड एसटी इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन करना चाहेंगे, तो आपको उन्हीं एससी और एसटी के पक्ष में रिजर्वेशन करने की अनुज्ञा होगी जो सेंट्रल लिस्ट में एससी एंड एसटी के रूप में कैटेगराइज हैं और आपके राज्य में रह रहे हैं। ठीक है, अगर राज्य से संबंधित मामला है तो, और केंद्र से संबंधित मामला है तो फिर यह देखा जाएगा कि क्या केंद्र की लिस्ट में वो व्यक्ति एससी एंड एसटी वर्ग का सदस्य है। यदि हाँ, तो वो जिस राज्य में अमुक सुविधा जो केंद्र के द्वारा दी जा रही उसकी मांग कर रहा है, तो भले ही वो उस राज्य में एससी एंड एसटी कैटेगरी में न भी हो, लेकिन केंद्र की लिस्ट में है और केंद्र के अधीन ही आने वाले पद के संबंध में उस सुविधा की मांग कर रहा, तो उसे वो दी जाएगी। इसलिए आपने देखा था कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो भले ही उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति के वर्ग के सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में दर्ज नहीं है, फिर भी अगर वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में निवासी होने के नाते एससी एंड एसटी कम्युनिटी का भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य माना गया है, तो वो केंद्रीय मामलों में एससी एंड एसटी होने का लाभ ले लेता है। जबकि राज्य जब एससी एंड एसटी कम्युनिटी के लोगों को कुछ देना चाहेगा और अगर वो लाभ अपने यहां के एससी एंड एसटी तक सीमित रखना चाहेगा, तो उसके अपने राज्य में जो एससी एंड एसटी रह रहे हैं और जिन्हें एससी एंड एसटी का दर्जा मिला हुआ है, उन्हीं के संबंध में वो लाभ सीमित कर देगा। और इसीलिए आप देखते हैं जब उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश यहां कहीं का आप फॉर्म डालते तो आपसे पूछो कि एससी एंड एसटी का रिजर्वेशन, तो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि हम अपने यहां के जो एससी एंड एसटी हैं उन्हीं को देंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को क्लियरली समझ लेना चाहिए ताकि कोई भ्रम न रहे और आपके मन में इस प्रकार की बात कभी आए नहीं है कि जो लिखा है वो चलता है, उसको समझने की जरूरत है। तो जहां तक सवाल एससी एंड एसटी कम्युनिटी का है, वो पिछड़े हैं और उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए किसी स्पेशल टेस्ट की जरूरत ये भी नहीं है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सारे मेथड्स इस्तेमाल करके उनको आइडेंटिफाई ऑलरेडी किया जा चुका है। लेकिन जहां तक ऐसे नागरिक जिन्हें पिछड़े वर्ग के नागरिक कहा जा सकता है और वो एससी एंड एसटी कम्युनिटी में नहीं है, उनका आइडेंटिफिकेशन ये सदैव से एक समस्या रहा है। और इस समस्या का समाधान हम लोगों ने 15/4 पढ़ते समय देखा था कि बालाजी वहां से इस समस्या के समाधान की कोशिश शुरू हुई थी। उसके बाद चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, पी राजेंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, यूएसबी बलराम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका या स्टेट ऑफ मैसूर, शायद ये है, जो भी हो। उसके बाद जयश्री वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर या स्टेट ऑफ कर्नाटका,
उसके बाद जगदीश चरण नेगी और उसके बाद इंदिरा साहनी। यहां तक उस वर्ग के नागरिकों की पहचान करने के लिए विभिन्न मेथड्स इस्तेमाल होते रहे और प्रारंभतः एम आर बालाजी में कहा गया कि केवल जाति, इसके आधार पर इस वर्ग के नागरिकों की पहचान नहीं होनी चाहिए और केवल गरीबी, इसके आधार पर भी नहीं होनी चाहिए। कुछ और आधार के तौर पर इस वर्ग की पहचान के लिए आधार के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए। तो आपने देखा था कि वो जो चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर था, उसमें पेशा और आय, इसके आधार पर यह कहा था 1200 रुपए पर ईयर जो कमाता होगा, और साथ ही छोटे व्यापार और जो क्राफ्ट संबंधी पेश हैं, जैसे बढ़ई, ठीक है, आपका मोची, ये जो पेश हैं, छोटे पेशे, इनमें जो लोग हैं और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उन्हें हम 15(4) के प्रयोजनों से सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड मानेंगे। ये बात वहां आई थी। उसके बाद फिर समस्या उठी थी कि बालाजी में कहा कि जाति एक कंसीडरेशन है, लेकिन यहां जाति को टोटली कंसीडरेशन से आउट कर दिया, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दैट वाज द इशू, ठीक है, डिस्प्यूटेड इन केस ऑफ आपका चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। उसके बाद फिर पी राजेंद्रन आया था और पी राजेंद्रन में डेटा कलेक्ट किया गया था कि अमुक जाति के लोग क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और अमुक जाति के लोग ऐसे हैं। इसकी पहचान के लिए मेथड्स इस्तेमाल हुए थे और यह तर्क पकड़ा गया था कि जाति अपने में एक वर्ग ये भी निर्माण करती है, तो जाति के तौर पर नहीं, लेकिन वर्ग के तौर पर जाति को रिजर्वेशन देने के लिए या किसी भी प्रकार के, ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है, यह बात निकल कर आई थी, ठीक है, और वही बात कमोबेश चलती रही है इंदिरा साहनी तक। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, इसका भी एक तरीका विकसित हो गया। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की पहचान के लिए जो तरीका विकसित हुआ, वो उसे अपनाने के बाद जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास अस्तित्व में आया, और एससी एंड एसटी, इस कम्युनिटी में भारत के राष्ट्रपति ने जिसको शामिल किया, ये सारा वर्ग मिलकर अनुच्छेद 16(4) के लिए पिछड़े वर्ग के नागरिकों का निर्माण करेगा, यह ध्यान में रख लेने योग्य बात है, क्योंकि 16(4) में अब समस्या बढ़ने वाली है। 16(4) में वो ये कहेगा कि राज्य पिछड़े हुए वर्ग के नागरिकों के पक्ष में अमुक अमुक काम कर सकेगा। तो पिछड़े हुए जो नागरिक हैं, पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में, अब पिछड़े वर्ग के नागरिक, ये शब्दावली 15(4) से डिफरेंट हो गई। अब जैसे डिफरेंट हुई वैसे मीनिंग लगाने पड़ेंगे, वैसे ही अर्थ लगाना पड़ेगा कि पिछड़े वर्ग के नागरिक ये उन लोगों से डिफर है, यदि डिफर है तो डिफरेंस कहां है, और अगर डिफर नहीं है तब तो बात खत्म हो गई। तो जो सीरीज ऑफ डिसीजंस है उससे यह तय होता है
कि वहां जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है प्लस एससी एंड एसटी, इन्हें मिलाकर नागरिकों का जो वर्ग बनता है, इसी को 16(4) में पिछड़े वर्ग के नागरिक ये कहा गया है। ठीक है, फिर अगला सवाल खड़ा हो जाएगा कि 16(1) में यह कहा गया है नियोजन संबंधी विषयों में राज्य अपने नागरिकों के बीच समानता, इसका निर्माण करेगा नियोजन संबंधी विषयों में। और ये चूंकि 14 का विस्तार है, इसलिए वर्गीकरण किया जा सकता है। बस वर्गीकरण का आधार ये वास्तविक होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए, बुद्धिमत्ता पूर्ण होना चाहिए, और इसका एक युक्ति संगत संबंध वर्गीकरण के उद्देश्य इससे होना चाहिए। अगर यह मान लिया जाए तो 16(1) क्या कहता? नियोजन संबंधी विषय। नियोजन संबंधी विषय नियुक्ति है, प्रमोशन है, ट्रांसफर है, सीनियोरिटी है, लेकिन नियोजन संबंधी ही विषय, रिटायरमेंट नहीं। रिटायरमेंट की आयु है, ठीक है, रिटायरमेंट नहीं, रिटायरमेंट की आयु, ठीक है, ये भी है। छुट्टी नहीं, छुट्टियों की संख्या, ये भी है, ठीक है ना, ये भी नियोजन संबंधी विषय। तो क्या वर्गीकरण के माध्यम से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के संबंध में छुट्टियों की संख्या, रिटायरमेंट एज, ठीक है, ये भी सब घटाई और बढ़ाई जा सकती है वर्गीकरण के माध्यम से, ठीक है ना, क्योंकि वर्गीकरण अगर इन विशेषताओं से युक्त है तो उसे विभेद नहीं कह सकते, वो समानता लाने का प्रयास है, ठीक है, ये माना जाएगा, वो तो समानता लाने का प्रयास है। क्या ये हो सकता है? और अगर हम ये मान लें कि 16(3) और 16(4) और 16(5) और 16(6) ये एक्सेप्शन है 16(1) के, इसका मतलब यह हुआ कि अगर इन अनुच्छेदों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं तो 16(1) का ख्याल रखे बिना, ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब तो यही हुआ, तो हम 16(1) का ख्याल रखे बिना युक्ति संगत वर्गीकरण के माध्यम से इस वर्ग के लोगों को डिफरेंट पे, डिफरेंट रिटायरमेंट एज, ठीक है, डिफरेंट छुट्टियां, ये भी दे सकते हैं, तब तो इसका अर्थ ऐसे निकल आएगा, ठीक है, एक्सेप्शन है ना। और ये सारे विषय नियोजन संबंधी है, ठीक है। क्या अनुच्छेद 16(1) में जितने विषय आते हैं, जितने विषय वो सारे विषय अनुच्छेद 16(4) में समाहित मान लिए जाए? क्या ये स्थिति है? और क्या अनुच्छेद 16(4) के आधार पर वे जितने विषय जो 16(1) में आ सकते हैं, जिन्हें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, नहीं किया गया, स्पेसिफिकली मेंशन तो वहां कुछ है नहीं, ना तो नियोजन संबंधी विषय ये शब्द इस्तेमाल हुआ, तो नियोजन संबंधी विषयों में जितने विषय शामिल हो सकते हैं, क्या उन सब विषयों के लिए अनुच्छेद 16(4) अपवाद के रूप में काम करता है? यदि हम 16(4) को अपवाद मान भी लें तो, अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अभी हम एमएन थॉमस पर नहीं बढ़ रहे हैं, अभी हम इनिशियल बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या हम 16(4) को, जिसे हम अपवाद कह रहे हैं,
16:1 का। तो 16:1 में नियोजन संबंधी विषयों के रूप में जितने विषय पहचाने जा सकते हैं, क्या उन सब विषयों के लिए हम 16:4 को अपवाद मान लें? यह सवाल खड़ा हो जाता है। और यदि हां, तो इसका मतलब यह हो जाता है कि हम नियोजन संबंधी विषयों में जितने विषय आ सकते हैं, जितने भी आ सकते हैं, सबको 16:4 के लिए अपवाद के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं। और वे नागरिक जिन्हें पिछड़े वर्ग के लोगों में शामिल किया जा सकता है, उनके लिए डिफरेंट सर्विस कंडीशंस, डिफरेंट रिटायरमेंट एज, डिफरेंट तनख्वाह, डिफरेंट छुट्टी। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो सिनारियो है इसमें यह सब हो सकता है। क्योंकि आज जातीय जनगणना की मांग चली, कल और ये भी चलेगी, ठीक है, ये भी चलेगी, इसमें क्या दिक्कत है? इसीलिए फर्दर डेवलपमेंट हुए और क्या हुए, क्रमानुसार उनकी चर्चा चलेगी। हम स्थिति की भयावहता उसका प्रेजेंटेशन आपके सामने कर रहे हैं कि क्या क्या तर्क निकल सकते हैं कि 16:4 अपवाद है। आप यही तो कहेंगे। 16:1 का बात अपने में कितनी भी अच्छी हो, जब धूर्तों द्वारा इस्तेमाल होगी तो वो बुरी ही हो जाएगी। तलवार, हमने पहले भी कहा, ना अच्छी है ना बुरी, किसके हाथ में है। सवाल ये है, तलवार खुद में कुछ भी नहीं है, वो ठीक आदमी के हाथ में होगी, रक्षा का उपकरण बनेगी, और वो गलत हाथों में होगी तो शोषण और उत्पीड़न इसका उपकरण बनेगी। स्वयं तलवार की कोई भूमिका नहीं है, स्वयं तलवार अच्छी या बुरी नहीं होती। और फिर व्यक्ति की भी भूमिका नहीं होती अच्छा या बुरा होने में, क्योंकि व्यक्ति जो कृत्य करता है वो उसके विचार से निर्देशित है, और उसका विचार उसके भाव से निर्देशित है। जो अंतरतम स्थिति है वो क्या है? भाव। भाव से विचार निर्मित होता है, और भाव को दर्शन कहा जाता है, इसी को जीवन दर्शन कहते हैं। ठीक है, भाव से विचार निर्मित होगा और विचार से कृत्य नियंत्रित होगा। इसीलिए कृष्ण जो कर रहे हैं वो लीला ही है, और आप जो कर रहे हो वो लीला नहीं है, वो कुछ और ही है। क्योंकि वॉट एवर हैज बीन डन बाय द कृष्णा, ठीक है, वो उस सुख को प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया है जिस सुख को प्राप्त करने के लिए तुम वही कृत्य करते हो। ठीक है, इसलिए भाव पवित्र है, और चूंकि भाव पवित्र है इसलिए विचार पवित्र है कृष्ण का, और इसीलिए उनका कृत्य ऑटोमेटिकली पवित्र हो जाएगा। तुम्हारा भाव गलत है, तुम्हारा दर्शन गलत है, और उस दर्शन से उठा हुआ विचार गलत है, और उस विचार से आया हुआ कृत्य गलत है। तीनों बातें गलत है। ये फर्क है, इन्हें समझना ही होगा। और बाकी धूर्तों का तो कोई ठिकाना ही नहीं, वो तो कुछ भी कहते हैं। और धूर्तों की बात प्रथम दृष्टया गलत नहीं लगती, क्योंकि आप स्वयं उस गहराई से सोचते ही नहीं, इसलिए धूर्तों की बात ठीक लगती। तो 16:4 अगर आप ये कहेंगे कि अपवाद है, तो फिर यह सवाल उठता है पूरे 16:1 का अपवाद है, पूरे 16:1 का अपवाद है, मीनिंग देयर बाय
16(1) में अगर लिखा है नियुक्ति संबंधी विषय, नियोजन संबंधी विषय, तो नियोजन संबंधी जितने विषय हो सकते हैं, क्या सबके लिए 16(4) अपवाद है? और अगर हां, तो नियोजन संबंधी विषयों में जितने विषय शामिल हो सकते हैं, वे छुट्टी से संबंधित है, वो वेतन से संबंधित है, वो रिटायरमेंट एज से संबंधित है, किसी भी बात से संबंधित है, आने के और छुट्टी के टाइम से संबंधित है। ये बड़े आपको मतलब अजीब सी बातें लग रही होंगी, लेकिन कतई नहीं लगनी चाहिए। हमें तो लगता है जाति जनगणना के बाद अगला स्टेप ही यही होगा, ठीक है कि नहीं था? वो तो जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, दिन में 12 बजे आएंगे और 2 बजे घर चले जाएंगे, ठीक है? यही मांगे होने वाली है। इसके बाद बचेगा क्या भाई? भाई अंततः क्या बचेगा? कैसे चलेगी राजनीति? तो इसी ढंग से चलेगी। तो देखना ये पड़ेगा कि 16(4) क्या सभी विषयों के लिए अपवाद है, या कुछ स्थिति ऐसी है कि 16(1) में नियोजन संबंधी विषयों के अंतर्गत जितने विषय शामिल हो सकते हैं, उनमें से सब नहीं, केवल कुछ के लिए 16(4) अपवाद है। यह देखना पड़ेगा। इसी पर रंगचारी आएगा, इसी पर देवदासन आएगा, इन्हीं विषयों पर आएगा रंगचारी और देवदासन। और ये बातें कब उठी? 60 के दशक में। रंगचारी 1962, बालाजी 1963, देवदासन 1964, ये डिसाइड हुआ है। और ये इशू उसी समय दिमाग में आ गया कि क्या ये स्थिति है, ठीक है? तो 16(4) अगर अपवाद है तो किसका अपवाद है? संपूर्ण 16(1) का, यह संपूर्ण 16(1) का नहीं, यह सवाल उठेगा, ठीक है? दूसरी बात, रोजगार के मामलों में क्योंकि 16 बिल्कुल अलग कर दिया, और अगर हम यह मान लें कि 16(4) 16(1) का अपवाद है, इसका मतलब यह भी निकला कि 16(1) में कोई विषय शामिल हो, ठीक है, नियोजन संबंधी विषय के तौर पर, चाहे नियुक्ति, चाहे प्रमोशन, चाहे सीनियोरिटी, चाहे रिटायरमेंट, कुछ भी हो, चाहे बर्खास्तगी, क्योंकि रिटायरमेंट अलग बात है, उसे सुपरन्यूएशन बोलते हैं, और बर्खास्तगी टर्मिनेशन है, ठीक है? टर्मिनेशन किसी कारण से होता है, या तो आपका कदाचार या आवश्यकता की समाप्ति, जिसके लिए नियोजन था, तो टर्मिनेशन बात अलग है। और सुपरन्यूएशन मीनिंग देयर बाय नाउ यू आर, ठीक है, अनेबल टू वर्क, ठीक है, अब आपको आराम की जरूरत है, वो बात अलग है। उसमें कोई स्टिग्मा नहीं है, उसमें कोई लेबलिंग नहीं है, ठीक है? टर्मिनेशन में लेबलिंग और स्टिग्मा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आवश्यकता खत्म, नियोजन खत्म, इसलिए आपको बाहर कर रहा है। आप कदाचारी है इसलिए बाहर कर रहे हैं, स्टिग्मा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो दोनों बातें डिफरेंट हैं। तो अगली बात कि अगर 16(4) स्पेसिफिकली रोजगार के मामलों से डील करता है, ये यूं कहें, अगर अनुच्छेद 16 स्पेसिफिकली रोजगार के मामलों से डील करता है, इसका मतलब यह निकला कि जब भी रोजगार का मामला होगा तो हम 16 ही देखेंगे, समानता के लिए 15 नहीं देखेंगे, ठीक है? इस तरह देखें। तो सवाल यह है कि अगर 16(4) अपवाद भी है 16(1), तो इसका अर्थ यह निकला कि जो रिलैक्सेशन है नियुक्ति संबंधी मामलों में,
ठीक है, नियुक्ति संबंधी सारे मामलों में या थोड़े मामलों में, जो भी दशा आप मान लो। जैसे 16(4) नियोजन संबंधी सारे मामलों के लिए एक्सेप्शन है, एक बात ये हो गई। और अगर ऐसा है तो काम के घंटे आदि सब उसमें शामिल हो गया। और एक ये कि नियोजन संबंधी वे विषय जो नियुक्ति या प्रमोशन आदि से संबंधित है, केवल उनके संबंध में 16(4) अपवाद है। चाहे ये मान लो, जो भी मान लो, लेकिन 16(4) के आधार पर जो रिलैक्सेशन है वो किसके पक्ष में दिया जा सकता? केवल पिछड़े वर्ग के नागरिक। ठीक है, इसका मतलब ये निकला कि रोजगार के मामलों में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो पॉलिटिकल सफरर हैं, जो विकलांग हैं, जो स्त्रियां हैं, इनमें से किसी का रिजर्वेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब ऐसे भी निकलेगा। ठीक है, यही वो जरूरत है जिसकी वजह से एमएन थॉमस आया। यही विषय है जिसकी वजह से अगला डेवलपमेंट होना शुरू होगा एमएन थॉमस का। अगर ये बात ना आ जाए तो एमएन थॉमस नहीं आएगा। और अगर ये बात ना आ जाए कि क्या सारे विषय शामिल है, अर्थात छुट्टी के घंटे और ये सब भी शामिल हो सकता है, तो रंगचारी और देवदासन नहीं आएंगे। रंगचारी और देवदासन इसी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। और फिर तीसरी बात शुरू होगी कि चलिए रिजर्वेशन भी आप दे देंगे नियोजन संबंधी विषयों में, नियोजन संबंधी विषयों में। ठीक है, विशेष उपबंध नियोजन संबंधी विषयों में कर सकते हैं। इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? इस शब्द का अर्थ सिर्फ इतना हो सकता है कि नियुक्ति में इतने स्थान अमुक के लिए आरक्षित रहेंगे, यही तो रहेगा। प्रमोशन में इतने चांस अमुक के लिए आरक्षित रहेंगे, यही तो रहेगा। लेकिन प्रमोशन पाने के लिए जो कुछ करना है उसमें कोई रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, ये तो इसका मतलब नहीं हो सकता। नियोजन संबंधी विषय, ये क्या हुआ? नियोजन संबंधी विषय छुट्टी, पेंशन, वेतन, ठीक है, सीनियोरिटी, प्रोबेशन, ट्रांसफर, ये है नियोजन संबंधी विषय। लेकिन प्रमोशन के लिए कंसीडर होने के संबंध में अगर कोई शर्त लगाई गई है तो उसमें कोई रिलैक्सेशन, जैसे हमने ये कहा कि हम एलडीसी से यूडीसी यानी लोअर डिविजनल क्लर्क, इससे अपर डिविजनल क्लर्क के रूप में उनको प्रमोट करेंगे जो अमुक परीक्षा पास कर लेंगे। अब जब अमुक परीक्षा पास हो जाएगी तो लोग अपर डिविजनल क्लर्क बनेंगे और ये एग्जाम वो लोग देंगे जिन्हें नौकरी में 5 साल हो गए। ठीक है, और जो एक बार में 5 साल हो गए, और यानी सिर्फ 5 साल से नहीं, 5 साल हो गए और जिन्होंने एक बार में ये परीक्षा पास कर ली। और हमने ये कहा लेकिन पिछड़े वर्ग के नागरिक ये 1 वर्ष भी नौकरी में रहे होंगे और ये परीक्षा 5 बार में पास कर लेंगे तो भी हम उन्हें प्रमोट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो रिलैक्सेशन दिया, ठीक है, क्या इसे हम नियोजन संबंधी विषयों में विशेष उपबंध माने? क्या इस रिलैक्सेशन को हम नियोजन संबंधी विषयों के लिए विशेष उपबंध के तौर पर स्वीकार करें या न करें? क्योंकि ये नियोजन संबंधी विषय प्रमोशन के लिए, प्रमोशन नो डाउट रिजर्वेशन संबंधी विषय है,
इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन प्रमोशन जो नियोजन संबंधी विषय है उस पर कंसीडर होने के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया, उस क्राइटेरिया की जो उस क्राइटेरिया का जो फिक्सेशन है पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए, क्या इसको भी हम नियोजन संबंधी विषय माने या न माने, ये फिर डिबेटेबल इशू हो गया। माना भी जा सकता और नहीं भी माना जा सकता। ये कहा जा सकता कि प्रमोशन है नियोजन संबंधी विषय, क्राइटेरिया थोड़ी है, इसके संबंध में आप कुछ दे रहे हो। तो नियोजन संबंधी विषय में आप विशेष उपबंध कर रहे हो, ये थोड़ी है। नियोजन संबंधी विषयों के लिए निश्चित किए गए मानदंड के प्राप्ति के संबंध में आप विशेष उपबंध कर रहे हो, माना तो ये जाएगा। और क्या इसकी ताकत आपको है विशेष उपबंध के अंतर्गत? ठीक है, ये परीक्षणीय है, ये भी कहा जा सकता है और ये भी कहा जा सकता है नहीं। ये वो पृष्ठभूमि है जिसमें यमन थॉमस आएगा। अगर अपवाद हम माने, ठीक है, 16(1) का, तो फ्रीडम फाइटर्स का रिजर्वेशन नहीं, विकलांग का नहीं, ठीक है, महिलाओं का नहीं, और साथ ही साथ नियोजन संबंधी विषय अगर सिर्फ वही है जिन्हें युक्ति संगत रूप से नियोजन संबंधी विषय माना जा सकता है, तो क्या नियोजन संबंधी विषयों के लिए विशेष उपबंध करने के नाम पर नियोजन संबंधी विषयों के लिए कंसीडर या नियोजन संबंधी विषयों के लिए विचार किए जाने योग्य नामों की छटनी के संबंध में यदि कोई रियायत, यदि कोई कंसेशन, यदि कोई छूट पिछड़े वर्ग के नागरिकों को दी जाती है, तो क्या 16(4) का जो अपवाद है वो इस छूट सुविधा इसकी रक्षा करता है या नहीं? ये भी सवाल उठेंगे, ठीक है ना। तो क्रमानुसार उनका उत्तर आएगा 16(4) में। इसलिए संपूर्ण सिनारियो आपको 3 भागों में विभाजित दिखाई देगा। एक वो एरा जो शुरू होगा बालाजी से और आएगा देवदासन तक, फिर एक एरा शुरू होगा यमन थॉमस से और वो आएगा इंदिरा साहनी से ठीक पहले तक, और फिर एक एरा शुरू होगा जो इंदिरा साहनी से लेकर आज तक। ठीक है, ये 3 एराज में आपको रोजगार संबंधी मामलों में रिजर्वेशन दिखाई देगा और सारी व्याख्या चलेगी। क्रमानुसार जब आएगा तब बात करेंगे। फिलहाल बात 16(3) की, और 16(3), 16(4), 16(5), 16(6) ये सब मूल सिद्धांत जो 16(1) और 16(2) में है उसी का अपवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसका मतलब 16(3) भी एक्सेप्शन ही दे रहा है, लेकिन 16(3) कम महत्व का इसलिए हो गया कि 16(3) के आधार पर आज की तिथि में कहीं कोई विशेष उपबंध निर्मित नहीं है। अभी हो गया हो तो हम नहीं कह सकते। हां, 21 मार्च 1974 तक रहा है, ठीक है, संविधान के प्रारंभ होने के ठीक पश्चात 21 मार्च 1974 तक रहा है, वो भी सिर्फ 4 राज्यों में। कौन कौन से? हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा और तेलंगाना। और 21 मार्च 1974 को चूंकि तेलंगाना अलग राज्य के तौर पर निर्मित ही नहीं हुआ था,
बल्कि वो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश उसका भाग रहा। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना के पक्ष में जो विशेष उपबंध 16(3) के आधार पर किए थे उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि 16(3) जो बात कहता है वो ये कहता है कि 16(3) द्वारा अनुमन्य या परमिसेबल या अनुज्ञेय जो रियायत है वो एक पूरे राज्य के संबंध में दी जा सकती है, राज्य के भाग के संबंध में नहीं। ठीक है, पूरे राज्य के संबंध में दी जा सकती है, राज्य के भाग के संबंध में नहीं। और चूंकि 21 मार्च 1974 को तेलंगाना एक स्वतंत्र राज्य नहीं था जो आज है, वो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का भाग था। इसलिए उसके पक्ष में अनुच्छेद 16(3) के आधार पर दिया गया रिलैक्सेशन मान्य नहीं हो सकता, ये बात कही। ठीक है, तो देखना यह पड़ेगा कि 16(3) का रिलैक्सेशन क्या है, और यह भी देखने योग्य होगा कि 16(3) इसमें क्या सिक्योरिटी मेजर्स, क्या रक्षोपाय ये फ्रेमर्स ने लिए हैं, और यह भी देखने योग्य होगा कि राज्य इस शब्द का यहां तात्पर्य क्या है। हालांकि यह देखने योग्य है, इस लेवल पर भी अगर रहे तो फिर यही कहा जा सकता है कि हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा और न कोई ध्यान दिया, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत में कहा गया कि फंडामेंटल राइट इस पूरे चैप्टर में और अनुच्छेद 36 के प्रभाव से पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के चैप्टर में राज्य शब्द का अर्थ भौगोलिक तौर पर वो राज्य क्षेत्र जिसे भारत के राज्य क्षेत्र के रूप में एक राज्य के तौर पर मान्यता दी गई है, यह अभी आशयित नहीं है, बल्कि यहां राज्य शब्द का अर्थ अनुच्छेद 12 उससे लिया जाएगा। और अनुच्छेद 12 में राज्य का अर्थ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय विधायिका, राज्य की विधायिका, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी ये माना गया। इसका मतलब 16(3) में जो बात कही जा रही है, ये 16(4) में जो बात कही जा रही है, ये 16(1) या 16(2) में जो बात कही जा रही है, वो इन सभी पर समान रूप से लागू होती है, ये भी मानना ही होगा। लेकिन चीजों को दोहरा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए हमने ये बात कही। तो 16(3) देखें क्या कहता है। इस अनुच्छेद की कोई बात, यानी नॉन अबस्टेंट क्लास से शुरू हो रहा है, इस अनुच्छेद की कोई बात। और नॉन अबस्टेंट क्लास को हेनरी अष्टम क्लास भी कहा जाता है, यह भी प्री में पूछ दिया जाता है। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस प्रोविजन, इन शब्दों के साथ जो चीजें शुरू होती हैं उन्हें नॉन अबस्टेंट क्लास इसके साथ शुरू उपबंध कहा जाता है, और इसे हेनरी अष्टम क्लास भी कहा जाता है। ठीक है, कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात, इसका मतलब 16(3) प्रीवेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने कहा इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को, राज्य के विधानमंडल को नहीं। और यह भी प्री में पूछा जाता है कि 16(3) में जिस विधि को बनाने का हक है वो किसको है, तो संसद को है, राज्यों के विधानमंडल को नहीं है। ठीक है, उसने कहा, और चूंकि जिन विषयों के संबंध में विधायन का हक विधायिका को प्राप्त है, उन्हीं विषयों के संबंध में राज्यपाल या राष्ट्रपति जैसी भी स्थिति हो उन्हें अध्यादेश जारी करने का हक मिला हुआ है। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल इस विषय के संबंध में कोई अध्यादेश
ये भी जारी नहीं करेंगे। हम लोग पढ़ के आए हैं, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 133 और राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213। तो ये दोनों शक्तियां उन्हीं के या उन्हीं विषयों के संबंध में उपयोग हो सकती हैं जो क्रमशः संसद या राज्यों की विधायिका के विधायन के क्षेत्र में शामिल है, अदरवाइज नहीं। तो यह कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय अन्य प्राधिकारी के अधीन आने वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है। यानी अनुच्छेद 16(3) 16(2) के रिलैक्सेशन जो 16(2) का प्रतिबंध है उसको रिलैक्स कर रहा है। तो अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है? लिंग, जाति, भाषा, जन्म स्थान, उद्भव, ठीक है, निवास स्थान, इसके आधार पर राज्य अपने नागरिकों में कोई विभेद नहीं करेगा। और राज्य का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्यों की विधायिका, केंद्रीय विधायिका आदि आदि सब है। इसका मतलब राज्यों की विधायिका, केंद्रीय विधायिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसी कोई अपेक्षा विहित नहीं कर सकती कि उनके अधीन या स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी नियोजन को प्राप्त करने के लिए उसे प्राप्त करने से ठीक पूर्व संबंधित व्यक्ति को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, यह अपेक्षा विहित नहीं की जा सकती अगर 16(3) न हो। लेकिन जो भारत के क्षेत्र की या भारत के विशेष क्षेत्रों की पिछड़ी हुई स्थिति थी, उसके कारण यह उचित माना गया कि राज्यों की विधायिका को नहीं, क्योंकि वो तो लोकल प्रेशर से प्रेशराइज होते हैं और वो तो इसका फायदा उठाकर अपने राज्य में हमेशा, क्योंकि ये नॉन वेस्टर्न क्लास है, प्रिवेल करना शुरू कर देगी 16(1) और 16(2) तो वो अपने यहां अपने अधीन सभी नौकरियों में या सभी नियोजनों में या सभी पदों में भारत के अन्य नागरिकों का आना असंभव बना देंगे। और यह बात कब महसूस की गई? जब 16(3) जोड़ा गया, तब, आज नहीं। और इसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है महाराष्ट्र मराठियों के लिए, बंगाल बंगालियों के लिए, ये सारी बातें चल रही हैं। इसको खत्म करने के लिए यही लिखा गया कि संसद विधि बनाएगी, क्योंकि संसद के लिए पूरा भारत एक होगा। हालांकि उस राज्य के लोग भी बैठे होंगे वहां, लेकिन उसी राज्य के नहीं, उस राज्य के भी बैठे होंगे जहां से तुम निकालना चाहोगे, और पूरे देश के बैठे होंगे, तो तुम अकेले होगे, तो ये हो नहीं पाएगा। इसीलिए यहां का संसद इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी ये उपबंध कर सकती है कि अगर राज्य के अधीन कोई नियोजन प्राप्त, राज्य यानी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, इनके अधीन कोई नियोजन प्राप्त करना है तो संघ राज्य क्षेत्र या उस राज्य का निवासी वो नागरिक होना चाहिए जिसे वो नियोजन या पद प्राप्त होगा। ऐसा कर सकती है मीनिंग देर भाई करोगे ही नहीं, जरूरत हो तो करोगे। और जरूरत क्या? पिछड़ापन, बस एक मात्र। और वो भी किन पदों पर? वो भी किन पदों पर? ये यहां नहीं लिखा है, यहां नहीं लिखा है। लेकिन जो काम आप करोगे वो काम ठीक से करोगे, ये इसमें इनहेरेंट है। तो अगर आप पिछड़ापन दूर करने के लिए ही, अर्थात उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर स्टेट या
यूनियन टेरिटरी में पिछड़ापन ही दूर करना चाहते हो तो पिछड़ापन दूर करने के लिए नौकरी देना जरूरी है, अच्छी नौकरी देना जरूरी नहीं है, डीएम बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है, नौकरी देना जरूरी है। तो इस अनुच्छेद के प्रभाव से एक केंद्रीय अधिनियम पारित किया गया 1957 में। लोक नियोजन में निवास संबंधी आवश्यकता अधिनियम 1957, और उसमें यह लिखा गया कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद जितने भी कानून हैं जो निवास विषयक अपेक्षा विहित करते सब निरस्त माने जाएंगे, यही माना जाएगा। और उस अधिनियम में यह कहा गया कि 4 स्टेट, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा और तेलंगाना, इनमें निवास विषयक अपेक्षा विहित की जाएगी कि इन क्षेत्रों का निवासी ही लोक नियोजन में अमुक पदों पर आएगा। कब? 1957 में यह अधिनियम पारित हुआ, और कब तक? 21 मार्च 1974 तक, बस, उसके बाद नहीं। और आज 21 मार्च 1974 को बीते बहुत समय हो गया, तो आज वो अधिनियम अस्तित्व में नहीं है। और इस अधिनियम में भी जो तेलंगाना शामिल किया गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, और उनका 16(3) से ये बचता नहीं, क्योंकि तेलंगाना पृथक स्टेट नहीं है। आज ये अधिनियम नहीं। तो 16(3) निवास विषयक अपेक्षा विहित करने की शक्ति किसको देता है? संसद। और आज भारत का कोई राज्य क्षेत्र इतना अविकसित नहीं रह गया पूर्ण रूप से, क्योंकि पूरे राज्य के संबंध में आप ये सुविधा दे सकते हैं, राज्य के भाग के संबंध में नहीं, कि वहां कोई निवास विषयक अपेक्षा विहित करने वाला कानून संसद बनाए, ऐसी स्थिति नहीं दिखती। इसलिए नहीं लगता कि अब 16(3) का कोई उपयोग होगा। आगे यह हो सकता है कि बिहार में ही जो अविकसित क्षेत्र है उसी को काटकर कोई नया राज्य बना दिया जाए और उसके संबंध में 16(3) का उपयोग करके संसद कोई विधि बनाए, तो बात अलग है। या किसी अन्य स्टेट में ये स्थिति आए तो बात अलग है। अदरवाइज आज की डेट पर कुछ भी नहीं। ये 16(3) ये भी एक अपवाद है, 16(1) और 16(2) का। 16(1) का तो नहीं, बल्कि 16(2) का ये अपवाद है, ये ज्यादा कहा जाना चाहिए, क्योंकि प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स वही है। शेष चर्चा 16(4) पर कल करेंगे, देखेंगे।